नमस्कार। हिमाचल कला साहित्य संस्कृति अकादमी शिमला के लाइव फेसबुक पेज पर स्वागत है आप सभी का। हमेशा की भांति साहित्य कला संवाद के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं कुछ जानी मानी हस्तियां। चलिए रूबरू कराते हैं उनसे। हमारे साथ आज कार्यक्रम में है अनुराधा कश्यप जी और नरेश त्योग जी। तो सबसे पहले अनुराधा जी, स्वागत करते हैं आपका कार्यक्रम में। और थैंक यू मैम। अनुराधा जी का परिचय थोड़ा सा देना चाहेंगे। युवा कवित्री अनुराधा जी एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका है। तहसील सुन्नी के बैती गांव से संबंध रखती हैं। हिमाचल प्रदेश सर्व शिक्षा अभियान के तहत वर्ष 2012 में इन्हें प्राथमिक स्तर की पाठ्यक्रम पुस्तकों में लेखन कार्य और चित्रांकन का अवसर भी प्राप्त हुआ। नन्हे मुन्नों के साथ मिलकर ज्वलंत मुद्दों पर नाटिका मंचन करके सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने की दिशा में भी इन्होंने कार्य किया, जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा इन्हें पुरस्कृत भी किया जा चुका है। इनकी प्रकाशित पुस्तकें अनुरागिनी और गुलाली है। अनुरागिनी की अगर हम बात करें तो अनुरागिनी श्रृंगार रस से परिपूर्ण है और गुलाली बच्चों के लिए लिखी गई पुस्तक है। लेखिका की आने वाली नई रचना बाल रंगमंच शीघ्र ही सूधी पाठकों के समक्ष होगी। शिक्षा में नवाचार का प्रयोग कर और शिक्षक अधिगम प्रक्रिया को रोचक बनाकर इन्होंने पूरे राज्य में अपने स्कूल का नाम रोशन किया और लोगों का विश्वास सरकारी विद्यालय पे और सुदृढ़ किया। और छोटी सी उम्र में अनुराधा जी ने बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की, प्रशस्ति पत्र भी इन्हें दिए गए और जिनका वर्णन शायद आज के इस थोड़े से समय में कर पाना नामुमकिन है। स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से और आपसे यही जानना चाहेंगे कि अपने क्षेत्र में ही नहीं अपितु राज्य भर में आपने सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने हेतु एकांकी या नुक्कड़ नाटिकाओं से पहल की, तो जाहिर है कि कठिनाइयों का सामना भी आपको करना पड़ा होगा और बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने सहयोग प्रदान किया। तो आप इस विषय में थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि किस तरह से किसी व्यक्ति को अच्छे कार्यों की पहल करनी चाहिए, किन कठिनाइयों का उन्हें सामना करना पड़ता है और किस तरह का उनका योगदान रह सकता है, और साथ ही साथ आपकी कविताएं भी सुनना चाहेंगे। तो अनुराधा जी, आपका स्वागत है। आप कार्यक्रम जारी करें। थैंक यू मैम। सर्वप्रथम माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी का, जिन्होंने अपने फेसबुक पेज पर मुझे लाइव आने का मौका दिया और अपनी रचनाओं को कहने के लिए एक मंच प्रदान किया। पेंटिंग, स्केचिंग और कविताओं का शौक मुझे बचपन से ही रहा है। स्कूल टाइम से ही मैंने नाटक मंचन भी करना शुरू कर दिया था। 10वीं कक्षा तक कुछ ना कुछ बनाती रहती थी, लिखती रहती थी और साथ ही नाटकों में भी भाग लेती रहती थी। पर जैसे उसके बाद +1 में प्रवेश लिया और मेडिकल विषय रखा, तो ये सब शौक छूटते गए और उसके बाद शायद ही ग्रेजुएशन तक मैंने कुछ लिखा हो। और जब मैं शिक्षा के क्षेत्र में दोबारा से एज़ ए टीचर आई, तो कक्ष में बच्चों के साथ जब समय गुज़ारा, तब बतौर शिक्षिका मैंने पाया कि नवीन जानकारियों को कविता के माध्यम से साझा करना बहुत ही सरल, सरस व रोचकारी होता है और बाल केंद्रित होता है। बस उस वक़्त से ही कुछ और लिखने का शौक फिर से जाग गया। साथ में मम्मी-पापा, उन्होंने भी मुझे कुछ ना कुछ लिखने के लिए प्रेरित किया। फिर उन दिनों सर्व शिक्षा अभियान की ओर से अक्कड़-बक्कड़ नामक बाल पत्रिका छपती थी और शिक्षा विभाग में मेरे प्रेरणा स्रोत रहे और मेरे मेंटर रहे श्री वीरेंद्र कुमार जी ने मुझे एक दिन कहा कि यदि आप बच्चों को लेकर कुछ लिख पाओ तो ज़रूर उसे पत्रिका के लिए भेजें। और एक दिन आया जब उस अक्कड़-बक्कड़ पत्रिका में मेरी रचना छपी और उस दिन के बाद से लिखने का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। और साथ-साथ अच्छा तब भी लगा जब मेरे मेरे साथ-साथ मेरे स्टूडेंट्स की कविताएँ भी बाल पत्रिका में छपनी शुरू हुई। तो उम्र के पड़ाव के साथ-साथ फिर बाल कविताओं के साथ-साथ श्रृंगार रस की कविताएँ लिखना भी शुरू कर दिया।
बाल कविताओं और श्रृंगार रस की कविताओं की बहुत सारी कलेक्शन मेरे पास हो गई थी, जो आज गुलाली और अनुरागिनी के रूप में सुधी पाठकों के हाथों में है। और इस सब के लिए मैं धन्यवादी हूँ अपने मम्मी पापा की, जिन्होंने मेरे हर कार्य को सराहा और कुछ ना कुछ नया करने की प्रेरणा दी। साथ ही श्री वीरेंद्र कुमार जी की, जिन्होंने इन कविताओं को एक पुस्तक का रूप देने में मुझे सहयोग दिया और मुझे लिखने के लिए प्रेरित किया। साथ में जैसे सामाजिक कुरीतियों की बात रही है, तो वो शिक्षक होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं इन सब कुरीतियों के प्रति समाज को जागरूक करूं। तो नो डाउट कि शुरू से ही बाल मंचन में या नाटिका मंचन में मेरा शौक रहा है। तो बच्चों के साथ भी वो सब चीजें करते गए तो धीरे-धीरे वो शौक बढ़ता गया। हाँ, दिक्कतें थोड़ी आती है जब छोटे-छोटे बच्चों को सिखाना पड़ता है, क्योंकि अगर अब मुझे करना हो तो शायद मैं वो फ़ील समझ पाऊँगी, पर बच्चों को थोड़ा सिखाना मुश्किल हो जाता है। बट मुझे इस बात की खुशी है कि बच्चों को अगर उनको रोने को कहा तो वो रो दिए, उनको हँसने को कहा तो हँस दिए, और उन्होंने अपने नाटक की छाप इतनी लोगों के बीच छोड़ी है कि हम लोगों ने राजकीय केंद्रीय प्राथमिक पाठशाला गढ़काहन के अंतर्गत हमारा विद्यालय आता है, तो हम लोगों ने राज्य स्तर पर लगातार 5 बार खेल-कूद प्रतियोगिताओं में, नाटक प्रतियोगिता में 5 बार प्रथम स्थान हासिल किया। तो उसी से अब मैं काव्य पाठ की ओर चलती हूँ। तो एक मुक्तक से अपना काव्य पाठ आरंभ करती हूँ और आप सभी से जुड़ने का प्रयास करती हूँ। प्रीत के गीत को मीत सुन ले अगर, प्रीत के गीत को मीत सुन ले अगर, प्रेम के सिंधु से मोती चुन ले अगर, प्रेम के सिंधु से मोती चुन ले अगर, मोहब्बत इस जहां में मुकम्मल हो जाएगी, मोहब्बत इस जहां में मुकम्मल हो जाएगी। इश्क ने जो कहा इश्क सुन ले अगर, इश्क ने जो कहा इश्क सुन ले अगर, प्रीत के गीत को मीत सुन ले अगर। इसी संदर्भ में अपने काव्य संग्रह अनुरागिनी से मैं एक कविता आप सभी के समक्ष कहना चाहूंगी, जिसका शीर्षक है दिल का हाल। दिल में तेरे मेरा ख्याल दिखे, दिल में तेरे मेरा ख्याल दिखे, प्यार में जो रंग दे ऐसा कोई गुलाल दिखे। दिल में तेरे मेरा ख्याल दिखे, प्यार में जो रंग दे ऐसा कोई गुलाल दिखे। छू लूं तो शर्मा जाए कलियां भी, छू लूं तो शर्मा जाए कलियां भी, आंखों में तेरी हया बेशुमार दिखे। छू लूं तो शर्मा जाए कलियां भी, आंखों में तेरी हया बेशुमार दिखे। खोने का दुख तो हो मुझे भी, खोने का दुख तो हो मुझे भी, न पाने का तेरे मन में भी मलाल दिखे। काश राहे मोहब्बत में हो जाए ये कमाल, काश राहे मोहब्बत में हो जाए ये कमाल, कि बिन बताए तुझे मेरे दिल का हाल दिखे, बिन बताए मुझे तेरे दिल का हाल दिखे। आजकल के नौजवानों, नवीन शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। आजकल के नौजवानों और नवयुवतियों को देखती हूँ तो उनमें वो जोश नहीं दिखता जो पहले कभी हुआ करता था। हीर रांझा, लैला मजनू, कुंजू चंचलो जैसा प्यार आज कहाँ। आजकल तो अमूमन देखने को मिलता है कि प्यार फेसबुक पर शुरू होता है और धीरे धीरे व्हाट्सएप पर आते आते खत्म हो जाता है। वो भी कभी दौर था जब टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं हुआ करती थी, और आजकल प्रेमी या प्रेमिका को एक दूसरे की याद सताए तो एकदम से कॉल कर लेते हैं,
अब तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि वीडियो कॉल कर लेते हैं, लाइव एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। पहले जमाने में इतने संसाधन नहीं थे। उस दौर में प्रेमी युगल जब एक दूसरे की याद करते होंगे, एक दूसरे को याद करते होंगे, तो वो कैसे एक दूसरे से जुड़ पाते होंगे, उनमें कनेक्शन का क्या सोर्स रहता होगा, मेरी इस अगली कविता में सुनिए, जिसका शीर्षक है अमर प्रेम। चांदनी इस रात में मन बेचैन है तुम्हारी याद में। चांदनी इस रात में मन बेचैन है तुम्हारी याद में। अचानक आंखें निहारती रही तारों भरे आसमां में। चांदनी इस रात में मन बेचैन है तुम्हारी याद में। आंखें निहारती रही तारों भरे आसमां में। अचानक नजर पड़ी चांद पर। अचानक नजर पड़ी चांद पर, चमक रहा था वो जैसे दर्पण। अचानक नजर पड़ी चांद पर, चमक रहा था वो जैसे दर्पण। दीदार हो जाए तुम्हारा इस दर्पण में। इसी आस में पलक झपकाने से कतराए हर पल। दीदार हो जाए तुम्हारा इस दर्पण में। इसी आस में पलक झपकाने से कतराए हर पल। जी भरकर देखना चाहती हूं तुम्हें। जी भरकर देखना चाहती हूं तुम्हें। नींद भी आज सिरहाने बैठी है। जी भरकर देखना चाहती हूं तुम्हें। नींद भी आज सिरहाने बैठी है। रात भी मदहोश है, दिल अपना थामे बैठी है। नींद भी निहार रही थी हमें प्यार भरी नजरों से। नींद भी निहार रही थी हमें प्यार भरे नजरों से। मानो हिम्मत ही ना जुटा पा रही हो वो इन आंखों में आने से। ऐसे लगा तुम भी आंगन से अपने चांद को निहार रहे हो। ऐसे लगा तुम भी आंगन से अपने चांद को निहार रहे हो। खोए हो तुम भी यादों में और मन ही मन मुझे पुकार रहे। ऐसे लगा तुम भी आंगन से अपने चांद को निहार रहे हो और खोए हो तुम भी यादों में और मन ही मन मुझे पुकार रहे हो। साक्षी है इस प्यार के ये चांद और चांदनी रात। साक्षी है इस प्यार के ये चांद और चांदनी रात। नींद गवाह है इस लम्हे की जिसने छेड़ी नहीं सपने की बात। दोनों के दिल की बेचैन धड़कन पहुंच गई चांद तक। सुनैना शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों के दिल की बेचैन धड़कन पहुंच गई चांद तक। मन ही मन मुस्काया वो और जाते जाते कह गया। मन ही मन मुस्काया वो और जाते जाते कह गया। अमर रहे प्यार तुम्हारा जन्मों जन्मांतर तक। अमर रहे प्यार तुम्हारा जन्मों जन्मांतर तक। तो वो दौर था जहां संसाधनों की कमी के चलते प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को याद करते हुए अक्सर चांद से बातें किया करते थे और चांद में एक दूसरे का अक्स देखकर एक दूसरे से बातें किया करते थे कि सब फैसले होते नहीं सिक्का उछाल के। कि सब फैसले होते नहीं सिक्का उछाल के। ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। सब फैसले होते नहीं सिक्का उछाल के। ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। मोबाइलों के दौर के आशिकों को क्या पता। मोबाइलों के दौर के आशिकों को क्या पता। रखते थे कलेजा कैसा खत में निकाल के। रखते थे कलेजा कैसे खत में निकाल के। बहुत जबरदस्त। धन्यवाद देव जी। श्रृंगार रस के बाद अब रुख थोड़ा बाल कविताओं की तरफ करते हैं। और हम सभी जानते हैं बच्चों को फूल, तितलियां, पशु पक्षी, बाल, खेल ये सब बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि ये बच्चों का मन मोह लेते हैं। और बाल रुचि और बच्चों की स्वाभाविक प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए मैंने इनके मनोभावों को कलमबद्ध करने की कोशिश की है। इस कविता के माध्यम से सुनिए। कविता का शीर्षक है ओहरी चिड़िया। ओहरी चिड़िया। फुदक फुदक, हाँ, ओहरी चिड़िया फुदक फुदक कर आती है वो, दाना चुग कर जाती है वो।
फुदक फुदक कर आती है वो, दाना चुग कर जाती है वो, चिड़िया रानी इतनी प्यारी मेरे मन को भाती है वो। ची ची चू चू गीत सुनाती, सुबह सवेरे मुझे जगाती। ची ची चू चू गीत सुनाती, सुबह सवेरे मुझे जगाती, कभी देर से जो है आती, मुझको बड़ा सताती है वो। देखिए बच्चों का लगाव उस चिड़िया से कितना ज्यादा हो जाता है और उसके ना आने से वो उसका मन कितना व्यथित तो उठता है। तो आज ना आई एक बार भी, जाने कहां वो चली गई। आज ना आई एक बार भी, जाने कहां वो चली गई। क्या भाग गया किसी और का आंगन, चिंता यही सता रही। आज ना आई एक बार भी, जाने कहां वो चली गई। क्या भाग गया किसी और का आंगन, चिंता यही सता रही। व्यथित मन से बच्चा कहता है, मिन्नतें करता है कि एक बार तो आजा चिड़िया रानी, खूब मैं तुझको दाना दूंगा। एक बार तो आजा चिड़िया रानी, खूब मैं तुझको दाना दूंगा। आएगी जब मेरे अंगना, फिर ना तुझको जाने दूंगा। इतना मिन्नतें करने के बाद भी चिड़िया जब नहीं आती है तो वो दुलार पुचकार करके कहता है कि ओरी चिड़िया प्यारी चिड़िया, तुम बिन ना रह पाऊंगा। ओरी चिड़िया प्यारी चिड़िया, तुम बिन ना रह पाऊंगा। लौट के आजा मेरे अंगना, कभी ना तुझे सताऊंगा। लौट के आजा मेरे अंगना, कभी ना तुझे सताऊंगा। लौट के आजा चिड़िया रानी, ओहरी प्यारी चिड़िया रानी। लौट के आजा चिड़िया रानी, ओहरी प्यारी चिड़िया रानी। बच्चे अपने स्कूल के बारे में क्या कल्पना करते हैं और अपने स्कूल को वो कैसा देखना चाहते हैं, मेरी अगली कविता में सुनिए, जिसका शीर्षक है ऐसा क्यों नहीं होता जी। बच्चे कहते हैं कि स्कूल में होते खेल तमाशे, क्लास में टीवी होता जी। स्कूल में होते खेल तमाशे, क्लास में टीवी होता जी। जी दिन भर हम कार्टून देखते, कोई ना हमको टोकता जी। स्कूल में होते खेल तमाशे, क्लास में टीवी होता जी। दिन भर हम कार्टून देखते, कोई ना हमको टोकता जी। हर दिन हम ऐसे मनाते जैसे बनाते संडे जी। हर दिन हम ऐसे मनाते जैसे मनाते संडे जी। अध्यापक के संग खेल खेलते, कभी ना पड़ते डंडे जी। कि हर दिन हम ऐसे मनाते जैसे मनाते संडे जी। अध्यापक के संग खेल खेलते, कभी ना पड़ते डंडे जी। जो सीखते हम खेल खेल में, जो सीखते हम खेल खेल में, कितना अच्छा होता जी। बात जो पूछो मेरे मन की, ऐसा क्यों नहीं होता जी। बात जो पूछो मेरे मन की, ऐसा क्यों नहीं होता जी। आजकल कोरोना काल में सभी शिक्षण संस्थान बंद है। टीवी और मोबाइल बच्चों के लिए क्लासरूम बन गए हैं। दिन भर बच्चे कार्टून देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, उनको कोई रोकता टोकता नहीं। और मुझे लगता है कि आज के परिप्रेक्ष्य में ये कविता एकदम सटीक बैठती है और बच्चों के खूब मजे लगे हैं। पर ऐसे में बच्चों को अपने स्कूल की याद भी आ रही होगी, जरूर आ रही होगी। वे अपने फ्रेंड्स को भी मिस कर रहे होंगे, अपने टीचर्स को भी मिस कर रहे होंगे और अपने क्लासमेट्स को भी मिस कर रहे होंगे। और जब बात चली कोरोना काल की और कोरोना के बारे में कुछ कहा ना जाए तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। तो अभी लॉकडाउन के दौरान कोरोना पे मैंने कुछ पंक्तियां लिखी है, आप सभी से जरूर साझा करना चाहूंगी। स्वागत है। थैंक यू मैम। कोरोना ने मचा रखा है चहु दिशा में बवाल। कोरोना ने मचा रखा है चहु दिशा में बवाल। हर शख्स की जुबान पर सिर्फ एक ही सवाल। कोरोना ने मचा रखा है चहु दिशा में बवाल। हर शख्स की जुबान पर सिर्फ एक ही सवाल। क्या जीवन रूपी रेल पटरी पर आएगी। क्या जीवन रूपी रेल पटरी पर आएगी। गली मोहल्ले चौराहे पर बच्चों का शोर, वो किलकारियां दोबारा सुनने को मिलेगी। शहर लोगों की आवाजाही, वो गाड़ियों का चलना। शहर की चहल पहल, वो दोस्तों का मिलना। लोगों की आवाजाही, वो गाड़ियों का चलना। शहर की चहल पहल, वो दोस्तों का मिलना। हर गली हर मैदान वीरान पड़ा है। कहीं भी नजर घुमा लो, ना कोई इंसान खड़ा है। जीवन की एक ऐसी घड़ी आन पड़ी है
जीवन की ये कैसी घड़ी आन पड़ी है, जो कभी कहते थे कि हम मौत से नहीं डरते, जो कभी कहते थे कि हम मौत से नहीं डरते, उनके लिए भी आज जान बड़ी है। पर कुछ तो अच्छा है ना इस पल में, पर कुछ तो अच्छा है ना इस पल में, बहुत कुछ कर गया जो कर ना पाए हम कभी आने वाले कल में। क्या सोचा था कभी गंगा का जल अमृत बन कल कल करता हुआ अपने आंचल में नवजीवन संजोएगा। क्या सोचा था कभी गंगा का जल अमृत बन कल कल करता हुआ अपने आंचल में नवजीवन संजोएगा। सुदूर पर्वत बर्फ से ढकी पहाड़ियां सूरज की किरणों से श्रृंगार कर नव नवेली दुल्हन के सुर्ख जोड़े में मीलों दूर तक दमकती हुई नजर आएगी। क्या सोचा था कभी हिरण का झुंड हिचकोले भरता हुआ शहर की वीरान सड़कों में मदमस्त हाथी की भांति ठाठ ठाठ से घूमता नजर आएगा। मोर अपने पंखों की इंद्रधनुषी छटा बिखेरे चौराहे पर अपने नृत्य से प्रकृति का मन हर्षाएगा। क्या सोचा था कभी आसमान इतना साफ होगा कि धरा को उसमें अपना अक्स नजर आएगा। सतीश वशिष्ठ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या सोचा था कभी आसमान इतना साफ होगा कि धरा को अपना अक्स उसमें नजर आएगा। पेड़ झूम उठेंगे, बादल खुशी से नाचेंगे। पेड़ झूम उठेंगे, बादल खुशी से नाचेंगे, नदियां गीत गाती हुई, पंछी चहचहाते हुए धरा के नव निर्माण का स्वागत करेंगे। पेड़ झूम उठेंगे, बादल खुशी से नाचेंगे, नदियां गाती हुई, पंछी चहचहाते हुए धरा के नव निर्माण का स्वागत करेंगे। और ये नव निर्माण नहीं तो और ये क्या है। इसलिए अगर तेरे रुक जाने से, इसलिए अगर तेरे रुक जाने से, कुछ दिन सब थम जाने से धरा को संजीवनी मिलती है तो ठहर जा। इसीलिए अगर तेरे रुक जाने से, कुछ दिन सब थम जाने से धरा को संजीवनी मिलती है तो ठहर जा। तू बहुत दौड़ा बहुत भागा, प्रकृति के दोहन के लिए दिन रात जागा। तू बहुत दौड़ा बहुत भागा, प्रकृति के दोहन के लिए दिन रात जागा। अब थोड़ा नदियों को बहने दे। मीनाक्षी नेगी जी धन्यवाद। अंकित कश्यप बहुत बहुत धन्यवाद प्रोत्साहन के लिए। तू बहुत दौड़ा बहुत भागा, प्रकृति के दोहन के लिए दिन रात जागा। अब थोड़ा नदियों को बहने दे, हवाओं को चलने दे, पक्षियों को चहचाने दे, नवयौवन के गीत गाने दे। अब थोड़ा नदियों को बहने दे, हवाओं को चलने दे, पक्षियों को चहचाने दे, नवयौवन के गीत गाने दे। वो दिन भी आएगा, वो दिन भी आएगा जब प्रकृति तुझे हंस के गले लगाएगी, आंचल में अपने खिलाएगी। वो दिन भी आएगा जब प्रकृति तुझे हंस के गले लगाएगी, आंचल में अपने खिलाएगी। गली मोहल्ले की रौनक सब लौट के वापस आएगी। गली मोहल्ले की रौनक सब लौट के वापस आएगी। बस उस पल के लिए, बस उस पल के लिए थोड़ा रुक जा, ठहर जा और इंतजार कर। बस उस पल के लिए थोड़ा रुक जा, ठहर जा और इंतजार कर। तो ये कोरोना के ऊपर मेरी रचना थी। मेरा ऐसा मानना है कि कोरोना काल ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है और ये बहुत कुछ हमें सिखा कर जाएगा। ऐसे समय में हम सभी खुद को सुरक्षित रखें और कोरोना से बचने के लिए जारी की गई हर गाइडलाइन को जरूर फॉलो करें, क्योंकि देश इस वक्त कोरोना के संकट से जूझ रहा है और इस सब का मुकाबला हम सभी को मिलकर करना होगा और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाना होगा। एक वृतांत आपको सुनाना चाहूंगी, उम्मीद है आप उसके भावार्थ को जरूर समझेंगे। एक बार एक जंगल में आग लगती है और आग से सुलगते हुए एक वृक्ष अपनी डाल पर बैठे पंछियों से कहता है कि आग लगी है वृक्ष पर, जलने लगे हैं पात। आग लगी है वृक्ष पर, जलने लगे हैं पात, तुम क्यों बैठे पंछियों जब पंख तुम्हारे पास।
अच्छा है। आग लगी है वृक्ष पर, जलने लगे हैं पात, तुम क्यों बैठे पंछियों जब पंख तुम्हारे पास। तो पंछी इसके जवाब में वृक्ष से कहते हैं कि फल खाए इस वृक्ष के गंदे कीने हैं पात, फल खाए इस वृक्ष के गंदे कीने हैं पात, अब धर्म हमारा यही है जल मरेंगे साथ, अब धर्म हमारा यही है जल मरेंगे साथ। तो ये आज की मेरी रचनाएं थी। मैं व्यावसायिक कवि सम्मेलनों की कवित्री तो नहीं हूँ, मैं इस क्षेत्र में सबसे छोटी कलम हूँ, और आप सभी ने मुझे इतने प्यार से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अनुराधा कश्यप जी, आपने बहुत ही सुंदर अपनी रचनाएं बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत की, इसके लिए आपको बधाई भी और धन्यवाद भी कहना चाहेंगे। और देखिए, बच्चों के लिए आप बहुत कुछ करते रहे हैं, समाज में भी और अपने विद्यालय में भी, और जो क्रिएटिविटी उनमें या फिर इंटरेस्ट पढ़ाई के प्रति किस तरह से पैदा किया जाता है, वो सारा आप करते रहते हैं। और इसका समय समय पर YouTube में भी हमें देखने को मिलता है, और आपको पुरस्कृत भी किया जा चुका है। कभी विस्तार से इस बारे में फिर से चर्चा करेंगे कि किस तरह से हम पढ़ाई को ज्यादा मतलब बच्चों के लिए दिलचस्प बना सकते हैं, और किस तरह से वेस्ट मटेरियल से नई नई चीजें इजाद कर सकते हैं बच्चे, वो सारा हम फिर से चाहेंगे कि कभी आपको फिर से मौका मिले। और आज हमारे साथ जो अगले विद्वान हैं, वो एक गजलकार, हास्य कवि और शोधकर्ता है। तो नरेश देओग जी, आपका कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आप मूलतः सुन्नी तहसील के दियोग गांव से संबंध रखते हैं, अनेक साहित्यिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, गोष्ठियों, सम्मेलनों और भाषा विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में निरंतर भाग लेते रहे हैं, और विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आपके लेख और गजलें लगातार छपते भी रहते हैं। नरेश देओग जी ने अपने क्षेत्र में व्याप्त परंपराओं, इतिहास और देवी देवताओं से संबंधित प्रथाओं का गहन अध्ययन किया, और साथ ही साथ कई शोध पत्र भी निकाले। तो आज के कार्यक्रम में हम आपसे यही चाहेंगे, क्योंकि आप भज्जी क्षेत्र से संबंध रखते हैं, तो हम यही चाहेंगे कि भज्जी सराज के इतिहास और मान्यताओं पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। और साथ ही साथ देखिए, कोरोना की बात अनुराधा जी ने भी कही, और ये है ही एक विकराल रूप धारण किए हुए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ अच्छा भी है, और हमें एक सबक भी मिला है, प्रकृति ने सबक भी दिखाया है। तो नरेश देओग जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि वर्तमान समय में कोरोना से बचने के लिए जो सामाजिक दूरी बनाए रखने के निर्देश जारी होते रहते हैं, आपको क्या लगता है किस प्रकार से ये कहीं ना कहीं जो हमारी पुरातन धारणाएं थी उनसे मेल खाते हैं, और इस पर आप अपने विचार थोड़े से स्पष्ट कीजिए। नमस्कार। सबसे पहले मैं भाषा संस्कृति विभाग का आभार व्यक्त करता हूँ, साथ ही साथ डॉक्टर करण सिंह जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे अवसर मिला इस गूढ़ विषय पर बोलने का। आमतौर पे साहित्यिक गोष्ठियों में इतना समय नहीं मिल पाता, तो इतना विस्तृत विषय को मैं चलो जितना होगा मैं कम शब्दों में समेटने की कोशिश करूंगा, लेकिन जो विषय दिया गया है वो काफी विस्तृत विषय है। अब कोशिश रहेगी कि मैं थोड़े शब्दों में ज्यादा समेटने की कोशिश करूं। तो ये इस विषय पर बोलने के लिए समय मिला, इसके लिए मैं अकादमी का बहुत बहुत आभारी हूँ। आपने इतिहास की बात की, और खासकर अगर भज्जी के इतिहास के विषय में है, तो सबसे पहली बात तो है कि जब इतिहास की बात आती है, तो आमतौर पे जो आज का इतिहास जो लिखा गया है वो सिर्फ शासकों के शासनकाल, उनकी गतिविधियों, उनकी वंशजों के बारे में, उनके सीमा विस्तार और युद्धों के बारे में ही ज्यादा लिखा गया है। इससे ज्यादा इधर उधर जाने का प्रयत्न नहीं किया गया। मेरा प्रयत्न ये है कि इतिहास वही नहीं है जो सिर्फ शासकों द्वारा लिखा गया है, जो शासकों के इर्द गिर्द हुई घटनाएं हैं, वही इतिहास नहीं है। इसके अलावा
उस काल में उपजी उस काल की संस्कृति, उस काल की भाषा, उस काल की अर्थव्यवस्था, रीति रिवाज जो है वो भी इसमें समाहित होने चाहिए, ये मेरा प्रयत्न रहा है। और इसी प्रयत्न के चलते मैंने जो शोध किया है उसके हिसाब से आमतौर पे जब आपने भज्जी रियासत की बात की, तो भज्जी रियासत का शुरुआत जो होती है वो 12वीं सदी में, जब दिल्ली में पृथ्वीराज चौहान की गौरी, मोहम्मद गौरी के हाथों पराजय हुई और राजपूतों का पतन हुआ। उसके बाद जो राजपूतों का पलायन हुआ पूरे राजपूताना से, वो सारे वो हिमालय क्षेत्र की ओर आए अपने बचने के लिए, अपने बसने के लिए। तो जो हमारी 12 ठकुराइयाँ और 18 ठकुराइयाँ हैं, आमतौर पे इनमें एक समानता यही है कि यहाँ इनको उन्हीं राजपूतों ने बसाया है जो राजपूत राजस्थान से या राजपूताना से यहाँ पलायन करके आए। लेकिन मैं थोड़ा इससे पीछे जाना चाहूंगा कि जब यहाँ राजपूत आए, या ये कह लो कि आर्यों का आगमन भी उसी टाइम हुआ, राजपूतों के साथ ही उससे पहले यहाँ कौन सी सभ्यताएं थी? उससे पहले जो मार्कंडेय पुराण में जो हमारा वर्णन मिलता है, तो इस क्षेत्र में जो है वो नागवंशी लोग रहते थे और नागवंशियों को पराजित किया खशों ने। जो खश सभ्यता थी जो आज भी हमारे गढ़वाल, कुमाऊं से लेकर और कुल्लू तक इसका वर्चस्व रहा है। तो खशों ने जो इसको नागवंशियों को पराजित किया। और जो हमारी बूढ़ी दिवाली है, जो खासकर हमारे ये बनाई जाती है दिवाली के 1 महीने बाद, ये दिवाली जो है उसी विजय, खशों की नागों के ऊपर विजय का पर्व मनाया जाता है ये। तो उससे खशों ने जो अपना वर्चस्व इस क्षेत्र में स्थापित किया, और खशों की जो शासन व्यवस्था थी वो बहुत जबरदस्त शासन व्यवस्था थी। और जब राजपूतों का आगमन हुआ तो राजपूतों ने इन्हीं खशों को पराजित किया और यहाँ अपना वर्चस्व स्थापित किया। और जो खशों में मूलतः जो है वो कबीला व्यवस्था थी, और बहुत ही जबरदस्त व्यवस्था थी जिसका जो पंचायती राज जो हमारा आज की डेट में जो है, वो कहीं ना कहीं उसका उद्भव जो है उसी व्यवस्था से होता है। तो माओइयों का जो मूलतः थे वो छोटे छोटे मवाणे हुआ करते थे, छोटे छोटे कबीलों में रहा करते थे वो लोग। और उन कबीलों को जो शासित करते थे उसको माओई कहा जाता था, यानी कबीले के सरदार को माओई कहा जाता था। तो जब राजपूतों का आगमन यहाँ हुआ तो राजपूतों ने इन्हीं छोटे छोटे मवाणों को किसी को आपस में मिला के, किसी को हरा के जो है अपना यहाँ राज्य स्थापित किया। फिर आती है भज्जी ठकुराई की बात। तो ये भज्जी ठकुराई जो यहाँ राजपूताना से, राजस्थान से जसपाल नाम के एक राजपूत ने अपनी कुटलैड़ में अपनी रियासत बसाई, और वहां से उसका बेटा गजेंद्र पाल जो है वो यहाँ पे आया, जो मंडोड़ घाट नाम की जगह है हमारी, वहां बसा। उसके बाद उसके बेटों ने जो है ये भज्जी रियासत का शुरुआत की। उनके गजेंद्र पाल के 4 बेटे थे जिनको हम लोकल डायलेक्ट में सोगू, भोगू और चिड़ू चंद कहते हैं। और इनकी एक बहन भी थी शोगी। तो जो शोगू चिड़ू ने उदयपाल नाम रख कर जो है वो भज्जी रियासत बसाई, और चंद ने जो है कोटी रियासत बसाई। और ये जो है कौंडिन्य गोत्रीय ब्राह्मण थे। और इसके बाद
इन्होंने यहाँ पे जो इनकी राजधानी रही वो हमारे हेला के साथ जो है मूल भजी नाम का स्थान है, ये शुरुआत में इनकी राजधानी वो थी। और चीड़ू ने जो है वो उदयपाल के नाम से यहाँ शासन करना शुरू किया था। तो जो वर्तमान में हमारी आज की तहसील सुन्नी है, यही भजी रियासत थी। इसके बाद इन्होंने सोगू के यहाँ पे उदयपाल के नाम से जो है इसने शासन व्यवस्था शुरू की। तो ये लगभग इस वंश ने जो एक कौंडिन्य गोत्री ब्राह्मणों का जो वंश था, इसने लगभग 50 या 55 पीढ़ियों तक यहाँ शासन किया, जिसमें 25वीं पीढ़ी तक जो है मूल भजी इनकी राजधानी रही। और इसके बाद आलमचंद ने जो है वो खरनोल राजधानी बसाई। और इसके खरनोल की राजधानी के विषय में यहाँ इतिहासकारों के दो मत मिलते हैं, क्योंकि खरनोल का इतिहास बहुत कम मिलता है। इसलिए कुछ एक इतिहासकार मानते हैं कि खरनोल राजधानी कभी थी ही नहीं। लेकिन मैंने जब इसका इतिहास खोजा तो खरनोल जो है आलमचंद ने बिल्कुल राजधानी बसाई। और इसका जो है यहाँ इसका जो इतिहास कम मिलने का या बहुत कम मिलने का कारण जो मुझे ज्ञात हुआ वो ये था कि जो इतिहास आमतौर पे लिखा गया है वो शासकों को एक नायक के तौर पर प्रस्तुत करके ही लिखा गया है। और जहाँ शासक कहीं ग्रे शेड में आए या खलनायक की भूमिका में आए या उनकी भूमिका कहीं आम जनता से कमतर लगी, ऐसी स्थिति में या तो इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया या फिर इतिहास को जो है उसको निग्लेक्ट ही कर दिया गया, उसको छोड़ ही दिया गया, उसके बारे में कुछ लिखा ही नहीं गया जी। तो खरनोल जो है राजधानी के विषय में भी यही हुआ। जो आपका ये आलमचंद था, ये एक बहुत ही सीमा विस्तार इसने बहुत किया। और इसके विषय में राहुल संस्कृतायन के वर्णनों में भी इसकी एक लड़ाई का वर्णन मिलता है, जो आज का नालदेहरा जो है, नालदेहरा में लड़ाई हुई थी। तो वहां पे इसने कोटी के शासक को गोपीचंद को हराया था। और इसमें इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ये लड़ाई जो है एक गाय के चक्कर में हुई थी कि कोटी के राजा के पास एक गाय थी और उसमें आलमचंद ने गोपीचंद को हराया था। और उसका बदला लेने के लिए गोपीचंद ने मूल भजी में जो है इसके बेड़े जला दिए थे, जिसका कारण ये हुआ कि उसको वहां से उठ के जो राजधानी खरनोल बरसानी पड़ी। अब खरनोल में 25 से लेकर 35 पीढ़ी तक शासकों ने लगभग 200 साल राज किया। इसके बाद 35वीं पीढ़ी का जो सोनपाल हुआ, उसके बाद राजधानी जो है सुन्नी चली गई। अब इसका सुन्नी जाने का कारण रहा यहाँ पे अब जो यहाँ राजनीतिक और थोड़े सामरिक बदलाव आए। उसका कारण था कि कुल्लू के राजा मान सिंह ने आक्रमण कर दिया था और सांगरी रियासत को जीत लिया था। और उसने खरनोल जो राजधानी थी उस पर कब्जा करने के लिए अपनी सेना वो खुद आक्रमण करने आया था। और जब कुल्लू का राजा मान सिंह आक्रमण करने आया तो यहाँ जो राजा उस टाइम अमरचंद था, अमरचंद यहाँ से पलायन करके भाग गया था। मुझे जो कारण दिखता है इसमें यही एक कारण दिखता है, क्योंकि राजा पलायन कर गया था और यहाँ की प्रजा ने जो है वह ये राजधानी अपने प्रयत्नों से बचाई। इसमें शासक का कोई रोल नहीं था। इसलिए क्योंकि यहाँ राजा की भूमिका कोई नहीं रही ऐसे समय में, जबकि कोई राज्य विपत्ति में था। तो ऐसी स्थिति में जब राजा की कोई भूमिका ना हो तो यही एक कारण था कि यहाँ प्रजा जो है मुख्य भूमिका में आ गई और कहीं ना कहीं जो शासक है वो बैकग्राउंड में चले गए। इसलिए यहाँ का थोड़ा इतिहास जो है वो लिखने में कोताही बरती गई। जबकि यहाँ पे अब ये जो हमारा
माँ भीमा काली शाली का आगमन भी उसी समय होता है। और जो आलमचंद का ही मिनिस्टर वजीर जो बदरा नाम का एक आदमी था, जो नेगियों में से था, वो नेगी वंशी जो है, ये हमारे दलाना के आसपास रहने वाले लोग जो है उनको नेगी कहा जाता है। वो वैसे वर्ण से तो ब्राह्मण है। और उन लोगों के जो एक पूर्वज था, वो आलमचंद का वजीर था, उसने भीमा काली माँ शाली को सराण से लाया भी और यहाँ पे प्रतिष्ठित भी किया। और उसी के ही साथ जो है ये इतिहास यहाँ जुड़ता है। फिर बाद में जब मान सिंह ने अटैक किया उस टाइम, जो शायद ये क्लियर नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि अमरचंद का जो है उस टाइम यहाँ शासन था, जो बाद में सुकेत भाग गया था मान सिंह के अटैक के समय। तो उसके बाद अब खैर इसमें यहाँ मैं विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। जी, बहुत विस्तृत के बाद हो जाएगा। और बहुत सारे, क्षमा चाहूंगी आपको बीच में टोक रही हूँ, बहुत सारे श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं और समय सीमा का भी देखिए हमें ध्यान रखना है। और आप जानकारी थोड़ा सा संक्षिप्त रूप से विवरण इसका करें। और हमारे जो दर्शक हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप अपनी रचना भी सुनाएं। तो आपसे एक देवठी और झाखड़ी की बात भी सुनना चाहेंगे, लेकिन मुझे लगता है शायद समय इतना हमें अनुमति नहीं दे रहा है। तो आप अपना ये जो ऐतिहासिक वर्णन कर रहे हैं, बहुत ही आप उम्दा जानकारी हमें प्रदान कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा संक्षेप में कहें। हाँ, इसके बाद जो है राजधानी सुन्नी हुई और सुन्नी में 1947 तक जो है सुन्नी राजधानी रही। इसके अलावा आपने जो दूसरा प्रश्न किया था कि हमारे रीति रिवाजों का वर्तमान कोरोना संकट के साथ क्या संबंध है, कुछ यही आपने पूछा था मेरा ख्याल है। आप अपना प्रश्न बता दें प्लीज। जी, मेरा आपसे प्रश्न यही था कि वर्तमान समय में कोरोना से बचने के लिए जो आजकल कर रहे हैं, बाहर से आके हाथ धोना, कपड़े साइड में रखना या फिर सामाजिक दूरी अपनाए रखना, तो ग्रामीण परिवेश में कुछ ऐसी मान्यताएं, धारणाएं भी हैं जो इससे थोड़ा थोड़ा मेल खाती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने विचार स्पष्ट कीजिए थोड़ा सा संक्षिप्त रूप से। देखिए कल्पना जी, जितनी पुरानी मानव सभ्यता है उतनी ही पुराना इतिहास जो है महामारियों का भी है, और उतना ही पुराना इतिहास जो है वो इनसे निपटने का और इनके निदान का भी है। तो पूर्वज, अब हमारी समस्या ये रही है कि हम लोगों में जो एक भारी आक्रांताओं ने जो हीन भावना हमारे अंदर डाल दी कि हमारी जो कोई भी रिवाज है, कोई भी हमारी चीज है, कोई भी हमारी संस्कृति वो हीन है या कमतर है, जिसके कारण हमने अपनी संस्कृति छोड़ दी है। तो जहां तक कोरोना की बात है, कोरोना ने हमें नया कुछ नहीं सिखाया। अब कोरोना के आने के बाद जो है बड़े बड़े शब्द जो है, शायद कभी डिक्शनरी में मैंने भी बहुत कम पढ़े होंगे, कोई क्वारंटीन, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, ऐसे बड़े बड़े शब्द हमारे ऊपर लाद दिए गए, जबकि ये शब्द हमारे लिए नए नहीं है, ना ही इनके पीछे का वैज्ञानिक कारण हमारे लिए नया है। फर्क इतना है कि हमने अपनी संस्कृति छोड़ दी, जिसकी वजह से जो है ये सारा कुछ आज हमें सब कुछ नया लगता है। पुराने समय में भी महामारी की अगर बात करें तो 1918-20 के आसपास यहाँ हमारे प्रदेश में, पूरे देश में हैजा फैला था। उस टाइम भी लोगों ने बचाव किया था। उससे पहले, और ये भी एक कोइंसिडेंस ही कह लो कि लगभग 100 साल के आसपास महामारी का प्रकोप होता है। इसका हम जो है ज्योतिष संदर्भ भी दे सकते हैं, लेकिन हम स्लिप हो जाएंगे अपने विषय से। तो जो महामारी से बचने के लिए जो है हमारे पूर्वजों ने बहुत जो ये सारी चीजें हैं, ये कुछ नया नहीं है। अब क्वारंटीन शब्द का प्रयोग कि हम 14 दिन के लिए मरीज को रख देते हैं कि जो संभावित मरीज है उसको साइड में। अब आप अगर अपने हमारे रीति रिवाज है
तो हमारे रीति रिवाज में एक व्यवस्था आती है, नछेड़ व्यवस्था। जो नछेड़ मतलब हमारे, ये हमारा लोकल शब्द है नछेड़। नछेड़ मतलब किसी को छेड़ ना देना, उसको अलग अलग रखना, ताकि उसको किसी भी तरह से तंग नहीं करना। तो इसका मतलब होता है कि हम उससे किसी भी तरह का संपर्क नहीं रखेंगे। तो आज अगर हम देखें हमारे रीति रिवाजों में, तो खासकर जब हमारे मृत्यु होती है, मृत्यु में हमारे 15 दिन तक जब भी किसी के यहाँ मृत्यु होती है तो उनके यहाँ आना जाना और ये वहाँ खान पान, उनका स्पर्श करना, ये आज भी वर्जित है। और हम हर मृत्यु पे ये करते ही करते हैं। अब हम पाश्चात्य देश हमें समझा रहे हैं आप 14 दिन तक, हम सदा से ये करते आए। अब दूसरी बात है आपका सोशल डिस्टेंसिंग। अब सोशल डिस्टेंसिंग की बात अगर करें तो आपके सराज या हमारे भज्जी में, यहाँ चौथा में थोड़ा सा इतना नहीं करते हैं, लेकिन हमारे कोटी से अगर जाओ तो जहाँ मृत्यु हुई है वो किसी रोग से हुई है या स्वाभाविक मृत्यु है, लेकिन वो लोग अंदर नहीं आएंगे और वो बिल्कुल स्पर्श नहीं करते हैं। तो मोदी जी 2 गज की दूरी की बात करते हैं, वो 2 गज की दूरी हम सदा से रखते आए। तो इसलिए हम ये नई कोई चीज हमारे लिए नहीं है, ना सोशल डिस्टेंसिंग हमारे लिए नई चीज है, ना ही हमारे लिए क्वारंटीन नई चीज है। और इसका बचाव का जो तरीके है ये हमारे सदियों से, हमारे वैदिक काल से लेकर हम इन चीजों को अपनाते आ रहे हैं। अब खासकर ये चीजें हमें, आप जब कहीं भी हमारे मृत्यु होती है, अब जब शव आपका शव ले हमारे घर से उठाते हैं, उसके बाद घर की कोई भी चीज ऐसी नहीं होती है जिसको सफाई नहीं होती है। यहाँ तक बिस्तर से लेकर, चूल्हे से लेकर, बर्तनों से लेकर हर चीज की सफाई की जाती है। और कोई भी आदमी तब तक भोजन नहीं करेगा जब तक शव दाह करके वापस आके स्नान नहीं करता। और जब तक शव घर से निकला नहीं तब तक घर में कोई भोजन पकेगा नहीं, हर चीज। और फिर जो वहां शव दाह करके व्यक्ति वापिस आएगा वो फिर स्नान करेगा, और स्नान के बाद वस्त्र बदलने के बाद, जनेऊ बदलने के बाद फिर वो भोजन ग्रहण करेगा। अब ये मतलब आपके कहने का, जी आपके कहने का अभिप्राय यही है कि जो हम अपनी संस्कृति से विमुख होते जा रहे हैं, हम दोबारा से फिर से उसी ओर जा रहे हैं, और ये हमारे लिए और मानव सभ्यता के लिए सही भी है। बिल्कुल सही बात है। अगर हम अपनी संस्कृति की तरफ अगर हम मुड़ेंगे तो हमें महामारियों का निदान भी वही मिल जाएगा। कोई भी समस्या, अगर सामाजिक समस्या है, हर समस्या का समाधान हमारे पूर्वज, हमारी संस्कृति इतनी रिच है, इतनी फली फूली हुई है और इतनी गहन है कि इसमें हर चीज का निदान है। करने की बात इतनी है कि हमें, हमारी भाषा में जो बोला जाता है, चीते काव नहीं बढ़ना। तो चीटे हम सफेद कौवे बन गए हैं कि रंग तो सफेद हो गया लेकिन हमारा स्वभाव वही है। करने की बात इतनी है कि हम अपनी संस्कृति को अपनाएं, हर चीज का समाधान वही है। जी बहुत खूब, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी, धन्यवाद करना चाहते हैं आपका। देखिए हमारे बहुत से जो श्रोता है हमसे जुड़ रहे हैं और देख भी रहे हैं आपको, और ये चाहते हैं आप अपनी गजल या कविता जरूर सुनाएं, क्योंकि समय बहुत कम रह गया है, तो प्लीज आप कविता सुनाएं। इससे पहले मैं एक, हमारे जो अब बात संस्कृति की है, तो हमारा जो साहित्य की बात है, तो हमारे यहाँ, ये मेरी तो नहीं है लेकिन मेरे किसी पूर्वज की है जिसको मैं भी नहीं जानता। उसकी एक 2-4 छंद है, ये मैं इससे पहले सुनाना चाहूंगा अगर आपकी इजाजत हो तो। जी बिल्कुल, स्वागत है। क्या अब इससे अब ये भी आप अंदाजा लगाएंगे कि हमारी संस्कृति में जो साहित्य सृजन होता था वो किस दर्जे का होता था। कि कुत्ता से जू कुत्ता रखो, कुत्ता से जू कुत्ता रखो, कुत्ता से जू रो मड़ोखो। अब शायद मड़ोख शब्द आप एक मड़ोख ननिहाल को कहा जाता है। तो कुत्ता से जू कुत्ता रखो, कुत्ता से जू रो मड़ोखो, दाई रे का है बाहे कुत्ता शाउरिये जो है कुत्ता। बहुत अच्छे। कुत्ता से बाओ जुनिया आपनो जोखड़ू लुआ दे के दसो, कुत्ता से बाओ जुनिया आपनो जोखड़ू लुआ दे के दसो, कुत्ता से सोरा जू पड़ा अपनी बउआ रे बसे। जो कुत्ता से बाओ जुनिया आपनो जोखड़ू लुआ दे के दसा,
लुआ दे के दसे कुत्ता से शोहराजू पोड़ा अपनी बुआ रे बसे। ये देखिए, ये हमारे लोक संस्कृति का स्तर देखिए आप, कि इस तरह का सृजन हमारे होता रहा है। अब बात गजल की आती है तो आज अब हम तो रमे हुए थे इतिहास में। जी, अगर पुनः मौका मिलेगा तो आपको जरूर अवसर दिया जाएगा। इतिहास हम भी जानना चाहते हैं और इतनी अच्छी जानकारी आप सहज भाव से इस विषय में हम हर विषय पे छोटी एक विषय पे घंटों बात की जा सकती है। आपने झाकड़ी व्यवस्था की बात की थी, आपने ये जो हमारी ये दूसरी देवठी व्यवस्था की बात की, घंटों। और इस पे बात करना इसलिए भी आवश्यक है कि अभी मैं एक टीवी वीडियो देख रहा था जिसमें एक आचार्य जो है व्यास मंच पे बैठ के देवठी के बारे में अलूल जुलूल बातें कर रहे थे। उनको बिल्कुल पता नहीं था कि देवठी है क्या चीज। इसलिए ये हमारा कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है कि ये चीजें हम लाइमलाइट में लाए। जी, देखिए अभी समय के दायरे में हम हैं, तो आप अपनी गजल की ओर आए। जी, गजल में 2-3 शेर गुनगुना देता हूँ। आज भी तो गुदगुदाती है पुरानी चिट्ठियां, आज भी तो गुदगुदाती है पुरानी चिट्ठियां, जो लिखी थी तूने मुझको वो रुमानी चिट्ठियां, जो लिखी थी तूने मुझको कुछ रुमानी चिट्ठियां, बार बार पढ़ी अश्कों से भी हर्फ धुल गए, बार बार पढ़ी अश्कों से भी हर्फ धुल गए, किस जतन से फिर रखे हैं एक दीवानी चिट्ठियां, किस जतन से फिर रखे हैं एक दीवानी चिट्ठियां, आसमां पे ले गई थी आसमानी चिट्ठियां, भेजी थी तूने मुझको जो रुमानी चिट्ठियां। इसे देखिएगा कि यक बेयक वो शहर का अखबार हो गई, यक बेयक सारे शहर का अखबार हो गई, कर गई जाने क्या वो शैतानी चिट्ठियां, कर गई थी क्या जाने वो शैतानी चिट्ठियां। अंत्योग जी, आप थोड़ा स्क्रीन पे भी नजर रखें। डंडे तेरी गली में सुनाए, ये भी एक मतलब फरमाइश है और बहुत सुंदर आपकी जी। वो फरमाइश जरूर है, अभी वो उपलब्ध नहीं है, वो याद आती है तो जी। जो आपके पास अभी उपलब्ध है जी। कि पड़ गए थे हम तो ठंडे तेरी गली में, चलते जो देखे हमने डंडे तेरी गली में, कि अब तो अभी क्षमा कीजिएगा, ये अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है, ये फोन में है और फोन आपके पास अभी जो उपलब्ध है आप वही सुना दीजिए। अभी जो उपलब्ध है वो सुना देता हूँ। और कोशिश कीजिए 5 मिनट में आप अपना सारा कवर कर लें। चलिए, एक मैं 5 मिनट में मैं एक गजल आपको गुनगुना देता हूँ। मुझको आखिर कब ना भाई आपकी बातें, मुझको आखिर कब ना भाई आपकी बातें, दुनिया को हमने सुनाई आपकी बातें, दुनिया को हमने सुनाई आपकी बातें, खोद लो, देखिएगा कि खोद लो आकर कभी दिल का खंडहर, खोज लो आकर कभी दिल का खंडहर, महफूज है
दबी है भाई आपकी बातें, महफूज है दबी है भाई आपकी बातें, यूं लगा जैसे कि जेरे जुल्फ आ गया, यूं लगा जैसे कि जेरे जुल्फ आ गया, हवा उड़ा कर लेके आई आपकी बातें, हवा उड़ा कर लेके आई आपकी बातें। शेर देखिएगा कि तुझे भूलने की ठान कर एक भूल कर गया, तुझे भूलने की ठान कर एक भूल कर गया, भूल से फिर याद आई आपकी बातें, भूल से फिर याद आई। शेर रखिएगा, इनाम तमगे मूर्ते सब रख दिए यकजा, इनाम तमगे मूर्ते सब रख दिए एक जा, हर एक कोने में सजाई आपकी बातें, हर एक कोने में सजाई आपकी बातें, रखते दिल पे हाथ तो ये कह नहीं पाते, रखते दिल पे हाथ तो ये कह नहीं पाते, सबकी सब है सुनी सुनाई आपकी बातें, सबकी सब है सुनी सुनाई आपकी बातें। आखिरी शेर है कि उसके लब पर तो मेरे बोसे हुए बरपा, उसके लब पर तो मेरे बोसे हुए बरपा, जिस किसी ने भी सुनाई आपकी बातें, जिस किसी ने भी सुनाई। अब समय आपके पास कितना है? जी, आपके लिए 3 मिनट दिए जाते हैं, और इसमें अगर आप गजल सुनाना चाहते हैं वो भी सुना सकते हैं, या फिर हमारे युवाओं के लिए कोई संदेश देना चाहते हैं, नशे या किसी जो दूसरी बुराइयों में वो संलिप्त रहते हैं उससे दूर कैसे रहा जाए। अब इसके जी, ये आप पर है, आप गजल भी सुना सकते हैं। कि नए खून को यकीनन आसमान छूना चाहिए, क्या बात, कि नए खून को यकीनन आसमान छूना चाहिए, पाँव जमीन पर हो ऐसा हुनर होना चाहिए, बहुत कि हम लबादे भले ही किसी रंग के ओढ़े, कि पाँव जमीन पर हो ऐसा हुनर भी होना चाहिए, कि हम लबादे भले ही किसी रंग के ओढ़े, तहजीब का इसमें कहीं निशान होना चाहिए। क्या बात है। जी हाँ, तहजीब का इसमें कहीं निशान होना चाहिए, शगुफों में ढूंढते हो शोहरत तो समझ लो, कि शगुफों में ढूंढते हो शोहरत तो समझ लो, जहन में हमेशा हिंदुस्तान होना चाहिए, जहन में हमेशा हिंदुस्तान होना चाहिए। और अंत में मैं एक हमारी जो यहाँ विदा है जूरी, अभी अनुराधा जी ने बात की थी कि पुराने समय में प्रेमी प्रेमिका को कैसे संदेश देता होगा। एक कविता फिर से सुनना चाहेंगे जी। हाँ, कि कैसे संदेश देता होगा, तो वो मैं आपको प्रैक्टिकली बताने की कोशिश करूंगा। कि झूरी जो है हमारे लामण, झूरी, गंगी, ये हमारी यहाँ पुराने मैसेंजर हुआ करते थे। तो मैं 2 लाइनें गुनगुना देता हूँ
के लांबिए बोलुआ भजिए बिरे पदरी सगेते रोयणे मेरिए रिज के दिवे हमें कोई आउणे थे हमें कोई आउणे थे हमें कोई आउणे थे हमें कोई आउणे थे। बहुत बहुत आभार अकादमी का, डॉक्टर साहब का, आप सभी का, जितेंद्र शर्मा जी का, जिन्होंने टेक्निकली गाइड किया और दोबारा इन विषयों पे विस्तार से बात करने का मौका मिले तो मैं बहुत आभारी समझूंगा। बहुत बहुत आभार। जी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुमूल्य समय हमें दिया और इतनी अच्छी रचनाएं और जानकारी प्रदान की। अब अनुराधा कश्यप जी, आपसे अनुरोध है, विनम्र अनुरोध है कि आप एक कविता के साथ कार्यक्रम का समापन भी कीजिए और कोई संदेश हमारे बच्चों के लिए या युवाओं के लिए देना चाहते हैं वो भी आप दे सकते हैं। जी धन्यवाद कल्पना जी। चलो अब संदेश देने की बात आती है तो मेरी कविता का शीर्षक ही है संदेश प्रेम का। मैं उसी के बारे में कहना चाहूंगी कि जिंदगी में ऐसे पल भी आते हैं, जिंदगी में ऐसे पल भी आते हैं जब ना चाहकर भी चुप रह जाते हैं। जिंदगी में ऐसे पल भी आते हैं जब ना चाहकर भी हम चुप रह जाते हैं। कहना तो बहुत कुछ चाहती है ये जुबां, कहना तो बहुत कुछ चाहती है ये जुबां, फिर भी ना जाने क्यों कुछ बोल नहीं पाती है। कहना तो बहुत कुछ चाहती है ये जुबां, फिर भी ना जाने क्यों कुछ बोल नहीं पाती है। शिकायत करें तो किससे करें, आजकल सभी इतने मसरूफ हो चुके हैं, किसी के पास एक दूसरे के लिए वक्त नहीं है। तो शिकायत करें तो किससे करें, किससे हाले दिल बताएं। शिकायत करें तो किससे करें, किससे हाले दिल बताएं। मसरूफ है दुनिया चंद पल मुलाकात के, मसरूफ है दुनिया चंद पल मुलाकात के, ऐसे में कौन किसके दुख दर्द बटाएं। आंखें दिल का आईना है, आंखें दिल का आईना है, देखो तो सब कह जाती है। आंखें दिल का आईना है, देखे तो सब कह जाती है, पर क्या दोष दे उन्हें जिन्हें जुबान की भाषा भी समझ ना आती। आंखें दिल का आईना है, देखो तो सब कह जाती है, पर क्या दोष दे उन्हें जिन्हें जुबान की भाषा भी समझ ना आती है। भौतिकता की इस भीड़ में एहसास, भावनाएं, प्यार सब जख्मी पड़े हैं। भौतिकता की इस भीड़ में एहसास, भावनाएं, प्यार सब जख्मी पड़े हैं। टूट के बिखरे हुए हैं शहर के सब आईने, टूट के बिखरे हुए हैं शहर के सब आईने, के हाथों में सब पत्थर लेकर खड़े हैं। वाह, अच्छा है, अच्छा है। खुदा ने सृष्टि की रचना में, खुदा ने सृष्टि की रचना में, हर प्राणी में, हर कोने में, खुदा ने सृष्टि की रचना में, हर प्राणी में, हर कोने में प्रेम रस घोला था। उसी प्रेममय दुनिया में, उसी प्रेममय दुनिया में खुदा के बंदों ने आज नफरत रूपी विष घोला है। कि खुदा ने सृष्टि की रचना में, हर प्राणी में, हर कोने में प्रेम रस घोला था। उसी प्रेममय दुनिया में खुदा के बंदे ने आज नफरत रूपी विष घोला है। ऐ इंसान जाग, ऐ इंसान जाग, दो पल तो यहाँ बिताना है। ऐ इंसान जाग, दो पल तो यहाँ बिताना है। संदेश प्रेम का फैला इस जग में, संदेश प्रेम का फैला इस जग में, क्यों चंद पलों को नफरत में गंवाना है, क्यों चंद पलों को नफरत में गंवाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा संदेश आपने कविता के माध्यम से दिया। बेहद उम्दा रचनाएं आपने आज बड़े अच्छे तरीके से प्रस्तुत की और वर्तमान समाज का यथार्थ चित्रण आपने इस कविता में कर लिया। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। और एक बार फिर से आप दोनों का धन्यवाद करना चाहेंगे कार्यक्रम में आने के लिए। धन्यवाद कल्पना जी।